अनगिनत किस्से भी हैं, कहानियां भी हैं, परंपराओं से जुड़ी आस्थाएं भी हैं। हिमालय की गोद में बहती तवी की धारा कहती, फलक की ओर नजर उठा के तो देखो, बाहु दुर्ग के रूप में सूर्यवंश की शाखाएं आज भी हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में और कल कल बहती सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे अपनी बाहें फैलाए आज भी खड़ा हूं मैं यानी बाहु का किला। बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रकृति की इन दो महान धरोहरों का साथ मिला। मेरी कहानी की शुरुआत तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन इस धरा पर हरियाली बिखेरती सूर्यपुत्री तवी की कहानी की तरंगों के निशान तो पौराणिक काल के समय से मिलते हैं। पौराणिक काल की उन्हीं तरंगों में से सूर्यपुत्री तवी से संबंधित नाग वासुकी की एक कहानी के संदर्भ मिलते हैं। माना जाता है कि तब इस धरती पर नाग वासुकी का राज था, जिन्हें कोढ़ का रोग था। ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक तोता तोती के जोड़े की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कोढ़ हो गया। अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए नाग वासुकी ने दुर्गा मां की पूर्ण श्रद्धा से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भक्त वासुकी, तुम्हारी पूजा अर्चना से मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। मांगो जो भी वरदान तुम मांगना चाहते हो। हे देवी मां, आप तो सर्वव्यापी हैं, सब जानती हैं। मुझे बस इस रोग से मुक्ति दिलवा दे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका भक्त, आपका सेवक वासुकी, आप ही को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। हे भक्त वासुकी, मेरा मंदिर तो जब बनना होगा तब बन ही जाएगा। तुम्हें उसके लिए वचनबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने वरदान हेतु पहले तुम अपने रोग से मुक्त होने का उपचार जान लो। जी देवी मां। निकट ही हिमालय की गोद में अमृत के गुणों वाले कई जलकुंड हैं। तुम उनमें से किसी भी जलकुंड का पानी अपनी इस धरती पर ले आओ। इससे तुम तो निरोगी हो ही जाओगे, साथ ही तुम्हारा राज्य भी हरा भरा हो जाएगा। ये कहकर देवी अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात नाग वासुकी ने अपने दरबार की एक विशेष बैठक बुलाई और कहा, सभी जन ध्यान से सुने। मेरे 22 पुत्रों में से जो भी निकट के इन पर्वतों से अमृत के गुणों वाली जलधारा को इस राज्य में ले आएगा, मेरे इस साम्राज्य का अगला राजा उसी को नियुक्त किया जाएगा। अपने पिता का आदेश सुन नाग वासुकी के 22 पुत्र अमृत के गुणों वाली धारा को अपने राज्य में लाने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। नाग वासुकी के 22 पुत्रों में से सबसे छोटे बेटे थे भैड़राज, जिन्हें भैड़ देव के नाम से भी जाना जाता है। अमृत के गुणों वाली धारा को ढूंढते ढूंढते भैड़ देव भद्रवाह जा पहुंचे। वहां स्थित कपलाश कुंड सूर्यपुत्री देवी तवी का निवास स्थान है। भैड़राज ने देवी तवी से अपनी समस्या और अपने पूज्य पिता की विकट आवश्यकता बताई और उनसे
अपने साथ चलने का आग्रह किया। भेड़ देव की प्रार्थना से प्रसन्न हो देवी तवी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। इस तरह सूर्यपुत्री देवी तवी ने नाग वासुकी का उद्धार किया और साथ ही उनके इस राज्य को अपने अमृत के गुणों वाली जल धारा से पोषित किया। जम्मू शहर दी है शान तेरे कन्ने पन शान, जम्मू शहर दी है शान तेरे कन्ने पन शान, प्यारी प्यारी तवी मां तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, तेरी आरती करा। सूरज दी पुत्री कैलाश थमां रूप मन मोना छवि तेरी साफ सुथरी, तेरे कन्ने सोब दिन शहर ते ग्रां, प्यारी प्यारी तवी मां तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, तेरी आरती करा, तेरी आरती करा। बकरी ते शेर किट्ठे तेरा पानी पींदे न, कई बसनीक माए तेरे सारे जींदे न, जम्मू शहर कन्ने तेरा जुड़ी गए दाना, प्यारी प्यारी तवी मां तेरी आरती करा, 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 तेरी आरती करा। पौराणिक काल की इस कहानी की तरंगों को टटोलने के बाद अब हम चलते हैं इतिहास के और पन्नों पर नजर डालने। इतिहास के वो पन्ने जिनमें मेरे बनने का जिक्र मिलता है। मेरे बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक दिन सूर्यवंशी राजा अग्निगर्भ के पुत्र जम्बुलोचन शिकार के लिए निकले और घूमते घूमते आ पहुंचे शिवालिक की गोद में बसे इस खूबसूरत प्रदेश में। तब न तो इस जगह का कोई नाम था और न ही कोई यहां रहता था। यहां थी तो बस दैवीय तवी नदी की ये मनोरम धारा, हरी भरी वादी और हर तरह के जंगली जानवरों से भरा एक जंगल। जम्बुलोचन को कोई शिकार तो नहीं मिला, लेकिन एक अद्भुत नजारा जरूर देखने को मिला। उन्होंने देखा कि कैसे एक जलकुंड में एक विशालकाय बाघ और एक बकरी अगल बगल में खड़े हो एक साथ पानी पी रहे हैं। उन्होंने शीघ्र ही वापस लौटकर ये वाकया अपने मंत्रियों सभासदों के साथ साझा करते हुए कहा, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैंने आज कैसा अभिभूत कर देने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि कैसे एक जलकुंड में अगल बगल खड़े हो एक बाघ और एक बकरी साथ में पानी पी रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कहीं ये मेरी कोरी कल्पना तो नहीं? अगर नहीं तो वास्तविकता क्या है? क्या आप में से कोई मुझे इसका अर्थ समझा सकता है? श्रीमन, यदि किसी स्थान पर खूंखार बाघ और निरीह बकरी एक घाट पर साथ पानी पिए तो इसका अर्थ है कि वो स्थान अत्यंत पुण्यकारी और पावन है। इस स्थान की भूमि में ऐसी तासीर है कि यहाँ हमेशा प्रेम, मैत्री और सौहार्द का भाव बना रहेगा। ऐसी जगह पर न तो बैर पनपता है और न ही द्वेष। ये सुनते ही जम्बुलोचन ने निर्णय लिया
कि वो अपनी नई राजधानी इसी स्थान पर बनाएंगे, जहां सब जन मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहे। माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र कुश के कुटुंब से संबंध रखने वाले सूर्यवंशी राजा जम्बुलोचन ने यहाँ एक नगर बसाया और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा जम्बू, जो समय के साथ साथ जम्बू से बन गया जम्मू। जम्बुलोचन के बड़े भाई बाहुलोचन को भी ये इलाका इतना भाया कि उन्होंने तवी नदी के दूसरे तट पर अपना राज्य बनाने का निर्णय लिया और अपने राज्य का नाम रखा बाहु। नगर बसाने के साथ साथ तवी के सुरम्य तट पर उन्होंने एक भव्य और दुर्भेद्य किला भी बनाने का निर्णय लिया। इस तरह आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व शिवालिक पहाड़ियों की इस सुरमई सुंदर धरा की गोद में मैं अस्तित्व में आया। मेरा निर्माण बड़े शौक और मन से सूर्यवंशी राजा बाहुलोचन ने तवी के दक्षिण तट पर 325 मीटर ऊंचे एक पठार पर बलुआ पत्थरों और ईंटों से करवाया। किले की बाहरी दीवार में 8 अष्टकोणीय मीनारें हैं, जिनमें पहरेदारों के रहने की भी व्यवस्था है और मुख्य द्वार तो इतना विशाल है कि वहां से हाथी मै हौदी और सवारी के प्रवेश कर सकता है। किले की दाईं दीवार पिरामिड नुमा आकार की है ताकि तोपों और बंदूकों के हमलों का भी मुझ पर कोई असर न हो। मेरी पहली मंजिल खूब मेहराबदार और फूलों की आकर्षक सजावट से सजी हुई है, जो किसी महल की बारादरी जैसी ही लगती है। मेरे इस किले के चारों ओर बहुत ही सुंदर सीढ़ीदार शैली में एक बाग भी बना हुआ है। इस खूबसूरत बाग को बागे बाहु के नाम से जाना जाता है। इस बाग में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक के हर तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तरह तरह के खूबसूरत फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां दिन भर मंडराती रहती हैं। फूलों और पेड़ों के साथ साथ बागे बाहु में दिल को लुभा लेने वाले फव्वारे और झरने भी हैं, जो इस बाग की शोभा में चार चांद लगाते हैं। मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मेरे इस किले की खूबसूरती को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये देवी मां की कृपा ही है कि जहां एक तरफ कटरा में त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी विराजमान है, तो वहीं दूसरी ओर मेरे प्रांगण में मेरी हृदय स्थली में वास करती है बावे वाली माता। बावे वाली माता की जय, जय माता दी। महाकाली की इस पुण्य प्रतापी पूजा स्थली पर इस बावे वाली माता के मंदिर पर वर्षों से लाखों श्रद्धालु देवी मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। माना जाता है कि देवी मां का ये पावन मंदिर इस किले के निर्माण के समय से ही यहाँ विद्यमान था। ऐसा भी कहा जाता है कि माता की ये दिव्य प्रतिमा 8वीं शताब्दी में अयोध्या की पावन भूमि से लाकर यहाँ स्थापित की गई थी। इससे जुड़ी एक दंत कथा के अनुसार जब भैड़देव सूर्यपुत्री देवी तवी की धारा को यहाँ लाए
उसी समय वो काली कुंड की एक शिला भी अपने साथ लेकर आए थे और तभी से मां काली यहां इस मंदिर में विराजमान है। बावे वाली माता के दरबार में वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर खूब बड़ा मेला जुटता है। 9 दिनों तक भव्य उत्सव होता है और मेरा प्रांगण लाखों श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठता है। महाकाली काली कुंड वाली देवते खड़े बने सुवाली। रखिया खप्पर परे दा देवी खंडा भी तू रख छुआली। जोगना तेरिया नचन त्रपन पीरे जोगड़े मारन छाली। ओ रक्कड़ कंडी ओए सुआनी पुट्टी पत्थर कर अरियाली। गवा बैठियां करन गोवाली बैरी सुट कंडे दियां चाली। ओ बड़िया राक्ष ताली ताली कंगर मल्ले मां बावे आली। ओ करा कराच कोल परी दे चोली नी कोई रखिया खाली। ओना जीना अपने पागे सुखन ले बड़ी सुखाली। समय के साथ साथ जम्मू राज्य की समृद्धि और प्रसिद्धि तो बढ़ी ही, राज्य का विस्तार भी हुआ। सूर्यवंशी और नागवंशी राजाओं के अलावा मनहास, राजपूत, ठक्कर और राणा वंश के राजाओं ने भी यहाँ का शासनभार संभाला। ऐसे ही राजाओं की कड़ी में 16वीं शताब्दी में जमवाल वंश के राजा अवतार देव जम्मू राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। राजा अवतार देव ने जब इस किले का मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि कैसे 2500 साल से खड़े इस किले की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, कंगूरे टूटने लगे हैं। उन्होंने शीघ्र ही इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। मुझे लगा जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। 3000 वर्षों की अपनी इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ देखा है। समय के और जमाने के कई तरह के रंग देखे हैं, कई तरह के ढंग देखे हैं। बाहुलोचन, जम्बूलोचन जैसे दिलदार भाई देखे तो भैड़ राजा जैसी पुण्य आत्मा भी देखी। महमूद गजनी के कदमों की आहट सुनी तो 14वीं सदी में तैमूर लंग का खूंखार चेहरा भी देखा। 16वीं सदी के राजा अवतार देव और ध्रुवदेव का समय भी याद आता है। सनातन और बौद्ध धर्मों को तो जम्मू बहुत पहले ही अपना चुका था, पर अब ये मठों, मजारों, सूफियों और महंतों का भी प्रिय क्षेत्र बनने लगा था। अठारहवीं सदी के मध्य में डोगरा राजा रणजीत देव को जम्मू की गद्दी संभालने का मौका मिला। कहते हैं कि मुबारक मंडी में जो महल बना हुआ है उसकी नींव लगभग इसी समय रखी गई थी। राजा रणजीत देव ने अपनी सूझबूझ और तलवार के जोर पर
आसपास की 22 रियासतों को मिलाकर जम्मू के राज्य का विस्तार किया। उनके समय में ये एक कहावत खूब प्रचलित हुई थी, 22 राज पहाड़ दे बिच जम्मू सरदार है। मतलब कि 22 रियासतों में जम्मू ही सरदार है। यहां पहाड़ी चित्रकला शैली खूब विकसित हुई, जिसका श्रेय राजा रणजीत देव को ही जाता है। उनके शासन के दौरान जम्मू की कला संस्कृति, यहाँ के लोक संगीत और लोक कलाओं को भी खूब बढ़ावा मिला। उनका खूब प्रचार प्रसार हुआ और आज के दौर में भी ये चलन बरकरार है। लोकगीत की बात करें तो स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित ये डोगरी गीत आज भी सुनने वालों के कानों में मिश्री जैसी मिठास घोल देता है। ते बोल नहीं आर दे दिंदे नी ज़बान कोली कोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ओ मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। देवते दुआ लेंगी मक्खन ने पाल दे, देवते दुआ लेंगी मक्खन ने पाल दे। शिवे दे दुआर जल शिवे दे द्वार जल मने बता टाल दे। देवियंगी ओए होए देवियंगी छाड़ देनी छिल्ली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ओ मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ते खंड मिठे लोग डोगरे, ते खंड मिठे लोग डोगरे। राजा रणजीत देव, जिन्होंने अपने राज्य में सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन किया, अंत में गृह क्लेश का शिकार हुए। सत्ता के लालच में छोटा भाई ब्रजदेव उनकी हत्या कर खुद जम्मू की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन 7 साल भी नहीं बीते होंगे कि सन 1787 में सिखों ने जम्मू पर आक्रमण कर उसे परास्त कर जम्मू को अपनी जागीर बना लिया। लेकिन इस इलाके में चाहे मुगलों का आधिपत्य रहा हो या सिखों का, जम्मू की गद्दी पर हमेशा डोगरा राजा ही बैठे हैं। इसी कड़ी में नाम आता है राजा ब्रजदेव के नातेदार जीत सिंह का, जिन्हें जम्मू के कार्यभार का जिम्मा सौंपा गया था। थोड़ा ही समय बीता था कि सन 1808 में एक बार फिर सिखों से युद्ध हुआ और इस बार जम्मू के सिंहासन पर काबिज हुए शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले अपने बेटे सरदार खड़क सिंह को यहाँ का जागीरदार बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ही लगभग सन 1820 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने विश्वास पात्र और राजा रणजीत देव के एक दूर के रिश्तेदार किशोर सिंह को जम्मू राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। किशोर सिंह के होनहार, शौर्यवान और महत्वाकांक्षी सुपुत्र गुलाब सिंह ने अगले ही वर्ष रजौरी, किश्तवाड़ और डेरा गाजी खान जैसे इलाकों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। सन 1822 में
किशोर सिंह की मृत्यु के बाद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने न सिर्फ जम्मू की जागीरदारी गुलाब सिंह जी को सौंपी, बल्कि स्वयं उनका राज तिलक 17 जून 1822 को चिनाब नदी के किनारे जिया पोता घाट पर किया था। पीछे खड़ा था अखनूर का ऐतिहासिक किला, जिसकी नींव से अठखेलियां कर रही थी पवित्र चंद्रभागा, आज की हमारी चिनाब नदी। आने वाले वक्तों में राजा गुलाब सिंह ने सिपह सालार जोरावर सिंह की मदद से सिख साम्राज्य की सीमा को पश्चिमी तिब्बत तक पहुंचा दिया। साथ ही लद्दाख, हुंजा, गिलगित और नागर जैसे क्षेत्र भी अपने कब्जे में ले लिए। जब तक महाराजा रणजीत सिंह का परचम बुलंद था, तब तक सिख साम्राज्य की ओर कोई आंख उठाकर भी न देख पाया। परंतु सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद मानो वक्त सिख साम्राज्य के खिलाफ ही हो गया। महज 4 वर्षों के भीतर ही महाराजा शेर सिंह और प्रधानमंत्री ध्यान सिंह की हत्या के बाद सन 1843 में सिख साम्राज्य का उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह के 5 वर्षीय पुत्र महाराजा दलीप सिंह को बनाया गया। उनकी मां महारानी जिंदा कौर राज्य संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। अंग्रेजों ने मौका पाकर सिखों पर अनेकों आक्रमण किए, जिससे सिख साम्राज्य की नींव हिल गई थी। अपने लोगों की भलाई और वक्त की नजाकत को समझते हुए राजा गुलाब सिंह ने सन 1846 में अमृतसर में अंग्रेजों के साथ एक करारनामा किया, जिसके तहत 75 लाख नानकशाही रुपयों के एवज में कश्मीर और लद्दाख की हुकूमत गुलाब सिंह को सौंप दी गई और उन्हें महाराज की पदवी से भी सम्मानित किया गया। इस तरह महाराजा गुलाब सिंह की बदौलत सन 1846 में पहली बार जम्मू कश्मीर संयुक्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और इस तरह वे रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। आपके गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों पर सूबाए कश्मीर के दीवान और फारसी भाषा के जाने माने लेखक कृपाराम ने गुलाबनामा नाम का एक दस्तावेजी ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन सन 1876 में श्रीनगर से हुआ। ये पुस्तक आज भी छात्रों और इतिहास प्रेमियों में बेहद लोकप्रिय है। समय बदला, दौर बदले और मैंने सपनों को हकीकत बनते देखा। मैंने देखा 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारतवर्ष अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ और जल्द ही तब के महाराजा हरि सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया। सदियां बीत गईं, लेकिन हजारों साल पहले के बाघ बकरी के एक घाट पर एक साथ पानी पीने वाली भावना यहां आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। बरकरार है सबको साथ लेकर चलने की इस भूमि की तासीर और बरकरार है यहाँ की सांझी संस्कृति, यहाँ के प्रेम और सद्भाव की भावना। आजादी के इतने सालों बाद आज भी लोगों में वही खुशहाली नजर आती है, वही सौहार्द, वही प्रेम नजर आता है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू खुशहाल था, खुशहाल है और सदा खुशहाल रहेगा।
प्रेम का त्योहार यहाँ हर दिन, हर मास, हर साल रहेगा। बाहू का किला भी हजारों साल यूं ही जम्मू तवी की दास्तानें बयां करता रहेगा।